हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। घाटशिला उपचुनाव का 20 राउंड की काउंटिंग के बाद आएगा विजय प्रत्याशी का नाम, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव का परिणाम 14 नवंबर को आएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 20 राउंड में वोट की गिनती होगी। काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव का परिणाम शुक्रवार 14 नवंबर को आएगा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित कोऑपरेटिव कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां ईवीएम कड़ी सुरक्षा के साथ रखा गया है। 45 सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि सुरक्षा के 3 लेयर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में कुल 300 मतदान केंद्र बनाए गए थे। 11 नवंबर को हुए मतदान में 74.63% मतदान हुआ है। इस बार घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 2,56,352 मतदाता थे, जिनमें 1,25,114 पुरुष और 1,31,235 महिला मतदाता हैं। महिलाओं ने जमकर मतदान किया है। बता दें कि कुल 13 प्रत्याशी हैं, जिनमें एक महिला प्रत्याशी शामिल हैं। सभी के भाग्य का फैसला 14 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद सामने आएगा। भाजपा और जीएमएम प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला है। चुनावी प्रक्रिया के बाद मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि कोऑपरेटिव कॉलेज में मतगणना होगी। सुबह 8 बजे तक पोस्टर बैलेट की गिनती होगी। मतगणना के लिए कुल 15 टेबल लगाए गए हैं, जहां कड़ी निगरानी में मतगणना होगी। उन्होंने बताया कि मतगणना 20 राउंड में होगी, जिसके बाद विजयी उम्मीदवार की घोषणा होगी। रामगढ़ में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक घायल। रामगढ़ बोकारो मार्ग स्थित चित्तरपुर चट्टी बाजार के समीप गुरुवार को सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की पहचान बड़की लारी निवासी पटेल महतो के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार पटेल महतो एक साथी के साथ अपनी बाइक से लारी से गोला की ओर जा रहा था। तभी विपरीत दिशा से तेज गति से आ रहे पेट्रोल टैंकर ने बाइक को चपेट में ले लिया। टैंकर बाइक को घसीटते हुए थोड़ी दूर तक ले गया। इस हादसे में बाइक चला रहा पटेल महतो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके दाहिने पैर की सुपलिया बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। दुर्घटना के बाद वहां भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल रामगढ़ ले जाया गया। बाइक पर पीछे बैठे उसके दोस्त को किसी तरह की चोट नहीं आई है। टैंकर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही रजरप्पा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है। राज्य स्तरीय पुरुष नसबंदी अभियान, स्वास्थ्य मंत्री ने जागरूकता रथ को किया रवाना। फैमिली प्लानिंग के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आज गुरुवार से राज्य भर में पुरुष नसबंदी अभियान की शुरुआत हो गई है। रांची के नामकुम स्थित स्वास्थ्य मुख्यालय के आईपीएच सभागार में राज्य स्तरीय पुरुष नसबंदी अभियान सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। 20 दिसंबर तक चलने वाले पुरुष नसबंदी अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मंत्री ने कहा कि परिवार नियोजन केवल जनसंख्या नियंत्रण का नहीं, बल्कि स्वस्थ परिवार और सुरक्षित मातृत्व की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि पुरुषों की समान भागीदारी से ही परिवार नियोजन का यह प्रयास सफल होगा। इरफान अंसारी ने सभी से इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का आह्वान किया। यह अभियान राज्य के परिवार कल्याण कार्यक्रम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो, यही उनकी इच्छा है। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि परिवार नियोजन केवल जनसंख्या नियंत्रण का विषय नहीं है, बल्कि ये स्वस्थ परिवार, सुरक्षित मातृत्व और खुशहाल समाज की दिशा में उठाया गया एक सशक्त कदम है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हर बच्चा योजना और तैयारी के साथ इस दुनिया में आए और हर माँ को सुरक्षित मातृत्व का अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि हम ये भी जानते हैं कि परिवार नियोजन की जिम्मेदारी अक्सर महिलाओं तक सीमित रह जाती है, लेकिन अब समय आ गया है कि पुरुष भी समान रूप से इस जिम्मेदारी को साझा करें। पुरुष नसबंदी एक सुरक्षित, सरल और प्रभावी उपाय है और इसके प्रति समाज में जो गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। झारखंड की गृह सचिव को 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की गृह सचिव को कल यानी 14 नवंबर सुबह कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और न्यायाधीश केवी विश्वनाथन की पीठ ने मोहम्मद इमरान उर्फ गुड्डू द्वारा दायर अपील याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। न्यायालय ने झारखंड सरकार द्वारा समय पर कोर्ट में अपना पक्ष पेश करने में लापरवाही बरतने पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। इमरान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर हाईकोर्ट द्वारा उसकी जमानत याचिका को रद्द किए जाने को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था। न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और न्यायाधीश केबी विश्वनाथन की पीठ में सुनवाई के लिए ये याचिका 13 नवंबर को दूसरी बार पेश की गई थी, लेकिन आज भी झारखंड सरकार की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ। इस पर न्यायालय ने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से झारखंड राज्य सुनवाई के मामले में दयनीय स्थिति में है।
न्यायालय ने ये नोटिस किया है कि झारखंड को न्यायालय में हाजिर होने की जरा भी परवाह नहीं है। जब सरकार हाजिर होती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। न्यायालय ने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए गृह सचिव को 14 नवंबर को सुबह हाजिर होने का आदेश दिया है। इससे संबंधित सूचना तत्काल गृह सचिव को देने का निर्देश दिया। साथ ही इमरान की याचिका की सुनवाई की तिथि भी 14 नवंबर निर्धारित कर दी है। मामला इमरान को ट्रायल कोर्ट द्वारा ट्रायल के दौरान अभियुक्त के रूप में शामिल करने से संबंधित है। इमरान की याचिका में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल के दौरान 2 अन्य लोगों को भी अभियुक्त के रूप में शामिल किया था। हाईकोर्ट ने इन दोनों को अग्रिम जमानत दे दी है, लेकिन उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। धनबाद में 5वीं कक्षा के छात्र की संदिग्ध स्थिति में मौत, सहपाठियों पर पिटाई का आरोप। धनबाद गोविंदपुर थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र मंजूड़ा राय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि सहपाठियों की पिटाई से मंजूड़ा की मौत हुई है। इलाज के दौरान छात्र की मौत के बाद परिजनों ने स्कूल के शिक्षकों पर बच्चों की देखभाल में लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना के लिए स्कूल के शिक्षक को जिम्मेदार ठहराया है। मृत छात्र के परिजनों ने इस बाबत स्कूल के शिक्षकों और मारपीट करने वाले सहपाठियों के खिलाफ गोविंदपुर थाना में शिकायत की है, जिसके आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद छात्र के शव को स्कूल लाया गया। स्कूल परिसर में स्थानीय लोगों की भीड़ पहले से इकट्ठा थी। स्कूल में शव पहुंचते ही परिजनों की चीत्कार से माहौल गमगीन हो गया। शव को देखकर लोग अधिक आक्रोशित हो गए। छात्र के शव को स्कूल के कार्यालय के गेट पर रखकर आक्रोशित लोग कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। परिजन मामले में गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस मौके पर मौजूद रही। इस संबंध में मृत छात्र की मां चंपा राय ने कहा कि बेटा स्कूल जाना नहीं चाहता था। उन्होंने अपने पुत्र को जबरन स्कूल भेजा था। मां का आरोप है कि कक्षा के ही 2 छात्र अक्सर उनके बेटे की पिटाई करते थे। 1 सप्ताह पहले भी बेटे के साथ स्कूल के बाथरूम में मारपीट की गई थी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने पूर्व में स्कूल की शिक्षक को मारपीट को लेकर शिकायत की थी, लेकिन शिक्षक के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अगर शिक्षक के द्वारा कार्रवाई की जाती तो शायद आज उनका इकलौता बेटा जिंदा होता। मां ने स्कूल के शिक्षकों और सहपाठियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं गोविंदपुर थाना की सब इंस्पेक्टर संगीता कुमारी ने कहा कि परिजन की लिखित शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षक के भरोसे ही माता पिता बच्चे को स्कूल भेजते हैं। ऐसे में बच्चों की देखभाल स्कूल शिक्षकों की जिम्मेवारी बनती है। घाटशिला उपचुनाव आज 20 राउंड में होगी मतगणना। भाजपा और झामुमो में सीधी टक्कर। ईवीएम को त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की मतगणना शुक्रवार को होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। इसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि यहां किसकी जीत हो रही है। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज में इसके लिए 15 टेबल लगाए गए हैं, जहां 20 राउंड में मतगणना होगी। दोपहर बाद नतीजे सामने आ जाएंगे। मतगणना के लिए हर टेबल पर एक मतगणना पर्यवेक्षक, एक मतगणना सहायक और एक माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि मतगणना केंद्र पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। केवल अधिकृत पासधारी व्यक्ति को ही मतगणना केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव जीएमएम के गद्दावर नेता और प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के आकस्मिक निधन के बाद खाली हुई सीट की वजह से हुआ। 11 नवंबर को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक कुल 74.63% मतदान दर्ज किया गया। इधर घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में भाजपा और झामुमो के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। चुनावी मैदान में भाजपा की ओर से पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन और झामुमो से दिवंगत विधायक रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन आमने सामने हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर झामुमो के रामदास सोरेन ने बाबूलाल सोरेन को शिकस्त दी थी। विधानसभा चुनाव में रामदास सोरेन को 9,856 वोट मिले थे, जबकि बाबूलाल सोरेन को 75,910 मत प्राप्त हुआ था। यह चुनाव परिणाम सिर्फ 2 प्रत्याशियों के बीच नहीं, बल्कि कई दिग्गज नेताओं की साख और राजनीतिक वर्चस्व की भी परीक्षा है। झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद मैदान संभाला, जबकि भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में 5 पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के मुख्यमंत्री तक ने सभाएं की। बताते चलें कि झारखंड राज्य बनने के बाद साल 2005 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान घाटशिला सीट पर कांग्रेस के प्रदीप कुमार बलमूचू ने जीत दर्ज कराई थी। 2009 के इलेक्शन में जीएमएम के टिकट पर रामदास सोरेन की जीत हुई। 2014 के चुनाव में भाजपा के लक्ष्मण टूडू यहां से विधायक चुने गए। 2019 के चुनाव में जीएमएम के रामदास सोरेन ने जीत दर्ज की। 2024 के विधानसभा चुनाव में भी जीएमएम के रामदास सोरेन ने जीते और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन दूसरे नंबर पर रहे। गुमला में 2 ट्रैक्टर की टक्कर, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। धान लेकर आते वक्त हुआ हादसा। गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र के रामगढ़ी के पास गुरुवार को 2 ट्रैक्टरों की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में रामगढ़ी डूमरटोली निवासी 22 वर्षीय बुद्धू उरांव की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल 100 वाट एम्बुलेंस की मदद से घायल 20 वर्षीय रोशन उरांव, जिनका पिता राजू उरांव है, को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।
प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घायल रोशन के पिता राजू उरांव ने बताया कि बुद्धू और रोशन एक ट्रैक्टर से धान लेकर आ रहे थे। इसी दौरान दूसरे ट्रैक्टर से उनकी टक्कर हो गई। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। धनबाद में कोयला वर्चस्व को लेकर फायरिंग, पुलिस ने शुरू की जांच, 2 हिरासत में लिए गए। घटनास्थल से जिंदा कारतूस और खोखा बरामद। धनबाद के गोंडूढ़ी ओपी क्षेत्र स्थित भोलानाथ बसेरिया में गुरुवार को दिन दहाड़े फायरिंग हुई। बाइक सवार अपराधियों ने कोयला ट्रांसपोर्टिंग में वर्चस्व को लेकर इस घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार कोयला ट्रांसपोर्टिंग और रंगदारी को लेकर 2 गुटों के बीच लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। इसी विवाद के चलते भोलानाथ बसेरिया ग्राउंड के पास अज्ञात बाइक सवारों ने लगभग 5 राउंड गोलीबारी की। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही गोंडूढ़ी ओकी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने हमलावरों को खदेड़ दिया और घटनास्थल से जिंदा कारतूस तथा खोखा बरामद किया। इस मामले में 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि यह मामला कुसुंडा क्षेत्र में कोयला ट्रांसपोर्टिंग का काम करने वाली प्रगति इंडियन रोड लाइन से संबंधित है। पुलिस फिलहाल घटनास्थल पर कैंप कर रही है और पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच कर रही है। गोंडूढ़ी ओपी प्रभारी राजन झा ने मौके पर पहुंचकर बताया कि फायरिंग की इस घटना में शामिल अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। झारखंड स्थापना दिवस पर जोनल आईजी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। झारखंड राज्य स्थापना दिवस के 25वीं वर्षगांठ को लेकर रांची पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। मुख्य कार्यक्रम दिनांक 15 और 16 नवंबर को मोहराबादी मैदान में आयोजित किया जाना है। इस आयोजन के परिप्रेक्ष्य में रांची जोन के आईजी मनोज कौशिक ने विधि व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए गुरुवार को मुख्य आयोजन स्थल और अन्य संबंधित स्थलों का सुरक्षा निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद आईजी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया गया। इस बैठक में रांची जिले के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए, जिनमें एसएसपी राकेश रंजन, ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी, इनके अतिरिक्त जिले के सभी डीएसपी भी बैठक में उपस्थित रहे। आईजी ने उपस्थित सभी डीएसपी को उनके प्रतिनियुक्त स्थल पर विशेष निगरानी रखने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर वहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए। ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि राज्य स्थापना दिवस का 25वां वर्षगांठ समारोह शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सफल तरीके से संपन्न हो सके। पिछड़ों को 27% आरक्षण की मांग हुई तेज, वैश्य मोर्चा ने राजभवन के समक्ष किया प्रदर्शन। राज्य में पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की मांग तेज हो गई है। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के बैनर तले गोलबंद हुए ओबीसी समाज से जुड़े लोगों ने राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन के जरिए सरकार से अविलंब इसे लागू करने की मांग की। सरकार विरोधी नारा लगा रहे वैश्य मोर्चा के सदस्यों ने राज्य में पिछड़ों के साथ हो रही नाइंसाफी पर नाराजगी जताई। आंदोलनरत वैश्य मोर्चा के द्वारा राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी हो मांगों से संबंधित 13 सूत्री स्मारक पत्र दिया गया। मांगों में ओबीसी को 27% आरक्षण, वैश्य आयोग का गठन, जाति आधारित जनगणना, ट्रिपल टेस्ट के आधार पर निकाय चुनाव, पिछड़ा वर्ग मंत्रालय का गठन, छोटे दुकानदारों के 10 लाख रुपए तक की ऋण माफी, वैश्य समाज की लूटी गई जमीन वापसी, हत्या लूट रंगदारी पर रोक लगाने आदि के मुद्दे शामिल हैं। राजभवन के समक्ष अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू ने कहा कि वैश्य मोर्चा द्वारा अपनी मांगों को लेकर आज मोरहाबादी मैदान स्थित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि चढ़ाने के बाद राजभवन तक पैदल यात्रा किया जाना था, जिसकी तैयारी पूरे प्रदेश में जोर शोर से चल रही थी, लेकिन प्रशासन ने पैदल यात्रा कार्यक्रम को रोक दिया। यह बहुत ही दुखद स्थिति है कि सरकार वैश्य समाज की मांगों पर विचार भी नहीं करती है और संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन भी करती है। साहू ने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। वैश्य मोर्चा अपनी मांगों को लेकर अपना आंदोलन जारी रखेगा। 20 नवंबर को वैश्य मोर्चा के प्रमुख लोग फिर से बैठक करेंगे और आगामी विधानसभा सत्र के दौरान जोरदार आंदोलन करने का निर्णय लिया जाएगा। धनबाद में 3 लाख खर्च के बाद भी नहीं सुधरी मरीज की हालत, परिजनों का अस्पताल में बवाल। धनबाद के जोड़ा फाटक स्थित पाटलिपुत्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गुरुवार को मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मामला पुटकी निवासी 45 वर्षीय महिला बेबी देवी के इलाज से जुड़ा है। बेबी देवी को 5 नवंबर को सिर में गंभीर चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजन रोशन कुमार और रोहित कुमार का आरोप है कि 9 दिन बीत जाने के बाद भी मरीज की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, जबकि
जबकि अब तक इलाज के नाम पर 3 लाख रुपए से अधिक की राशि अस्पताल को दी जा चुकी है। गुरुवार को जब मरीज की हालत नाजुक हो गई और उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया, तब डॉक्टरों ने अचानक दूसरे अस्पताल में रेफर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि भर्ती के समय डॉक्टरों ने भरोसा दिलाया था कि अस्पताल में सिर की चोट के लिए बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध है, मरीज जल्द ठीक हो जाएगा। परंतु अब जब स्थिति गंभीर हो गई है तो अस्पताल प्रबंधन जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अस्पताल में इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। इसने स्पष्ट रूप से लापरवाही बताया और अस्पताल प्रबंधन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। झारखंड के 25 साल की विकास यात्रा में सीसीएल का बड़ा योगदान। झारखंड के गठन के 25 साल पूरे हो रहे हैं। इन सालों में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने झारखंड के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। सीसीएल न सिर्फ कोयला निकालती है बल्कि लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में भी मदद करती है। सीसीएल कोल इंडिया लिमिटेड की कंपनी है और झारखंड की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक इकाई है। ये हर साल राज्य को बड़ा राजस्व देती है और समाज के लिए कई काम करती है। सीसीएल ने झारखंड के खिलाड़ी और युवाओं के लिए भी कई पहल की हैं। खेलगांव रांची में झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी जेएसएसपी के तहत एक खेल अकादमी चलाई जा रही है, जहां बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण, पढ़ाई और रहने की सुविधा दी जाती है। यहां के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं। युवाओं के लिए ई रिक्शा वितरण, कौशल प्रशिक्षण, बुनाई रंगाई प्रोजेक्ट और मशीन ऑपरेटर प्रशिक्षण जैसी योजनाएं भी चल रही हैं, जिससे लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और अनुराग गुप्ता के बीच थे संबंध, बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, एनआईए को लिखेंगे पत्र। अनुराग गुप्ता भले ही डीजीपी पद से हट गए हों, लेकिन उन पर लगे आरोप थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अनुराग गुप्ता पर आक्रामक रुख अपनाए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार के दौरान उजागर हुए गैंगस्टरों, अपराधियों और पुलिस प्रशासन के गठजोड़ को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अवैध डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति गिवन टेक फॉर्मूले के आधार पर की गई थी। हेमंत सोरेन को अपने अवैध बालू, कोयला, पत्थर और शराब के काले धन के साम्राज्य को चलाने के लिए अनुराग गुप्ता जैसे बनाम टेस्टेड और वर्दी वाला गुंडा अपराधी चाहिए था। बिहार के गया में भी अनुराग गुप्ता की एसपी के रूप में ख्याति रही थी। मगध यूनिवर्सिटी में इनके डिग्री घोटाला भी कम नहीं है। उन्होंने कहा कि अनुराग गुप्ता का अवैध तरीके से डीजीपी बनने का रिश्ता काला धंधा और राजनीतिक संरक्षण के समीकरण पर टिका था। बाबूलाल मरांडी ने अनुराग गुप्ता पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह पूरा मामला भारतमाला प्रोजेक्ट पर वर्चस्व पर लड़ाई और सुजीत सिन्हा की कोयला अंचल शांति समिति से जुड़ा है। यह पूरा खेल पेटी टेंडर, स्टोन चिप्स, जमीन दलाली और अन्य अवैध कारोबारों के जरिए एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने की योजना से जुड़ा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अनुराग गुप्ता 2 विभागों के डीजी थे, सीआईडी और एसीबी। सीआईडी में जमीन घोटालों की जांच के लिए एक एसआईटी बनाई गई थी, जिसमें याचिकाएं मंगाई जाती थीं और अनुराग गुप्ता इन फाइलों को स्वतः संज्ञान लेकर खोलते थे। एसएसपी दीपक कुमार इस लूट में दाहिने हाथ की भूमिका में थे। डीएसपी अमर पांडे ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि जांच के नाम पर अनाम पिटीशन के जरिए लोगों को खूब लूटा गया। उन्होंने कहा कि वे इन सभी मामलों की जांच के लिए एनआईए को पत्र लिखेंगे और गहन जांच की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो वे अनुराग गुप्ता के कार्यकाल की उच्च स्तरीय जांच करवाएं। सुधीर ने झारखंड को दिलाया सत्र का पहला स्वर्ण। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ी की चमक। झारखंड के युवा खिलाड़ी सुधीर कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और अनुशासन के दम पर कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड के अधीन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की अगुवाई में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता में सुधीर ने अपने शानदार प्रदर्शन से राज्य को गौरवान्वित किया। उन्होंने 48 से 51 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर न केवल झारखंड को सत्र 2025-26 का पहला स्वर्ण पदक दिलाया, बल्कि राज्य की खेल प्रतिभा का परचम पूरे देश में लहराया। यह प्रतियोगिता 9 से 13 नवंबर 2025 तक इंदौर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, भगवती नगर, जम्मू में आयोजित की गई, जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों और शिक्षा बोर्डों की टीमें शामिल हुईं। इस प्रतियोगिता में झारखंड की ओर से अंडर 19 वर्ग में शामिल सुधीर कुमार ने अपने खेल कौशल और आत्मविश्वास से सबका ध्यान आकर्षित किया। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अधिकारियों ने भी इसे राज्य की खेलो झारखंड पहल की सफलता से जोड़ा। उनका कहना है कि इस तरह की उपलब्धियां ये दर्शाती हैं कि ग्रामीण और स्कूली स्तर से निकलने वाली प्रतिभाएं सही प्रशिक्षण और अवसर मिलने पर राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर सकती हैं। सुधीर कुमार की जी से यह संदेश स्पष्ट है कि झारखंड की मिट्टी में न केवल संसाधन है, बल्कि जज्बा और आत्मविश्वास भी है। यदि ऐसे खिलाड़ियों को निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग मिले तो झारखंड आने वाले वर्षों में स्कूली खेलों के राष्ट्रीय मानचित्र पर अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा। जानवरों व पक्षियों को हो सकता है खतरा।
नामकुम में खुले में फेंकी दवा की खेप, कहां से आई किसी को भी जानकारी नहीं। लोवाडी दुर्गा सोरेन चौक से फ्लाईओवर जाने वाले रास्ते के बगल में गुरुवार की सुबह दवा की पूरी खेप फेंकी हुई मिली। दवा और इंजेक्शन के हजारों डब्बों को इस तरह फेंका गया है जैसे कूड़ा हो। सभी डिब्बों में कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप एवं टैबलेट हैं। दवा के कई डिब्बों पर अंकित तिथि एक्सपायर हो चुकी है, तो सैकड़ों डिब्बे ऐसे भी हैं जिसमें 3 से 5 माह बाद एक्सपायरी की तिथि लिखी हुई है। दवा की खेप कहां से आई और यहां क्यों फेंकी गई, ये बताने वाला कोई नहीं है। सुबह में जब लोगों की नजर दवा पर पड़ी तो चौंक गए। ढेर के पास कई आवारा पशु पक्षी मंडराते दिखे। भास्कर ने खुले में दवा फेंके जाने से नुकसान के बारे में ईएसआईसी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक मुंडू से जानकारी ली। उन्होंने बताया कि ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि बच्चे, जानवरों एवं पक्षी दवा के संपर्क में आ सकते हैं। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा कि नामकुम क्षेत्र में भारी मात्रा में दवा फेंके जाने की सूचना नहीं मिली है। अगर दवा फेंकी गई है तो ये गंभीर मामला है। कौन इसे कहां से लेकर आया है, इसकी जांच कराएंगे। मृत्यु निबंधन में आई तेजी, रांची नगर निगम की नई पहल से काम हुआ आसान। रांची नगर निगम ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए नई पहल शुरू की है। अब लोगों को कम समय में बिना झंझट प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। निगम का उद्देश्य है कि हर नागरिक को समय पर प्रमाण पत्र मिले, बिना चक्कर और बिना परेशानी। कुछ महीने पहले जन्म और मृत्यु निबंधन के कई आवेदन लंबित थे। इस पर ध्यान देते हुए प्रशासक सुशांत गौरव ने एक नई और अनुभवी टीम बनाई। प्रशासक सुशांत गौरव ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि पुराने सारे आवेदन जल्द निपटा दिए जाएं और नए आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई हो। नागरिकों को तय समय पर सेवा देना हमारी जिम्मेदारी है। कृषि मंत्री की कोऑपरेटिव बैंक, आरबीआई और नाबार्ड अधिकारियों के साथ बैठक। सहकारी बैंक के सीईओ की नियुक्ति के निर्देश। राज्य की कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आज गुरुवार को हिसार स्थित पशुपालन निदेशालय में एक हाई प्रोफाइल बैठक की। इस बैठक में कृषि मंत्री ने 2 माह में राज्य के कोऑपरेटिव बैंक के सीईओ की नियुक्ति का निर्देश दिया। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कोऑपरेटिव बैंक, आरबीआई और नाबार्ड के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कोऑपरेटिव बैंक में रिक्त पड़े सीईओ पद को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में झारखंड कोऑपरेटिव बैंक के सीईओ की नियुक्ति अगले 2 माह में पूर्ण करने का निर्देश दिया है। सहकारी बैंक के सीईओ की नियुक्ति के लिए तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि सीईओ की नियुक्ति के बाद बैंक में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति और प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कृषि मंत्री ने कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा लैम्प्स पैक्स के माध्यम से केसीसी वितरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। केसीसी के मामले में मंत्री ने लैम्प्स पैक्स के साथ साथ कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा सीधे तौर पर लैम्प्स पैक्स के सदस्यों को लोन का लाभ देने का निर्देश दिया है। इसके लिए कोऑपरेटिव बैंक अपने बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास करेगा। ऐसा करने से केसीसी के लाभुकों की संख्या में इजाफा होने के साथ योजना को गति मिलेगी। इस बैठक में नाबार्ड और आरबीआई को निर्देशित किया गया है कि वह समय समय पर कोऑपरेटिव बैंक के कर्मियों को प्रशिक्षण देने का काम करेंगे, ताकि बैंक कर्मी वित्तीय गतिविधि से हमेशा अपडेट रह सकें। इस बैठक में कोऑपरेटिव बैंक मुख्यालय के साथ धनबाद और जमशेदपुर के अधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी, विशेष सचिव प्रदीप हजारे, निबंधक शशि रंजन, नाबार्ड के सीजीएम और आरबीआई के अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड राज्य के 25 साल पर स्थापना दिवस पर मोरहाबादी मैदान में भव्य समारोह। झारखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस को लेकर राजधानी रांची में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा साझा की। डीसी ने बताया कि इस बार झारखंड का स्थापना दिवस न केवल राज्य स्तरीय भव्य आयोजन के रूप में, बल्कि राज्य की संस्कृति, परंपरा और गौरव के उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। डीसी ने बताया कि स्थापना दिवस की पूर्व संध्या यानी 14 नवंबर को रांची शहर के कई स्थानों पर वॉल पेंटिंग की जाएगी, जिसमें झारखंड की कला, लोक जीवन और सांस्कृतिक प्रतीक दर्शाए जाएंगे। सरकारी भवनों और प्रमुख चौकों को रोशनी और झारखंडी थीम से सजाया जाएगा। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम 15 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में आयोजित होगा।
इस अवसर पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि होंगे। डीसी ने बताया कि दर्शक दोपहर 1 बजे तक अपने निर्धारित स्थानों पर बैठ जाएंगे। इसके बाद औपचारिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। मोरहाबादी मैदान को झारखंड की थीम पर सजाया गया है, जहां मंच पर राज्य की उपलब्धियों और विकास योजनाओं की झलक प्रस्तुत की जाएगी। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि इस बार 16 नवंबर को एक विशेष जत्रा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 4000 लोग शामिल होंगे। उन्होंने बताया इस तरह का भव्य जत्रा कार्यक्रम पहले कभी नहीं हुआ है। यह जत्रा जैप वन परिसर से शुरू होगी और इसमें झांकियां, पारंपरिक नृत्य, वाद्य यंत्र और झारखंड की जनजातीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। झारखंड स्थापना दिवस समारोह के दौरान रविवार को सुबह 10 बजे से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें देश विदेश में झारखंड का नाम रोशन करने वाली प्रसिद्ध गायिका शिल्पा राव प्रस्तुति देंगी। इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण होगा ड्रोन शो, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा, दिशोम गुरु और झारखंड की पहचान से जुड़ी कलाकृतियों को आकाश में प्रदर्शित किया जाएगा। यह पहली बार होगा जब आसमान में झारखंड की ऐतिहासिक यात्रा और वीर बिरसा मुंडा का आकाशीय स्वरूप दिखेगा। झारखंड की शेड्यूल एरिया में कैसे हो रहा भूमि हस्तांतरण? पेसा मामले में हाईकोर्ट का राज्य सरकार को नोटिस। पेसा नियमावली अब तक नहीं बनने के खिलाफ आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार से पूछा है कि शेड्यूल एरिया में भूमि के पट्टे या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण, शराब लाइसेंसों के आवंटन और लघु वन उपज की नीलामी कैसे हो रही है, जबकि 1996 में संसद से पारित पेसा अधिनियम के तहत शेड्यूल एरिया में ये अधिकार ग्राम सभा के अधीन आते हैं। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने राज्य सरकार को आदिवासी बुद्धिजीवी मंच द्वारा दायर आवेदन पर 3 सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। इधर मंच ने डीएमएफटी फंड के वितरण पर भी रोक लगाने की मांग की है, क्योंकि राज्य सरकार राज्य के आदिवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन और दोहन के संबंध में शक्तियां देने के लिए अदालत के निर्देश का पालन न करने का लाभ उठा रही है। राज्य सरकार से कारण बताने को कहा गया है कि भूमि हस्तांतरण, शराब लाइसेंस प्रदान करने और पेसा नियमों की अधिसूचना में देरी करने की शक्तियों पर रोक लगाने के आदेश को क्यों न बढ़ाया जाए। मामले की अगली सुनवाई अब 4 दिसंबर को होगी। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने 29/7/2024 को राज्य सरकार को पेसा अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभाओं को शक्तियां प्रदान करने के लिए पेसा नियमों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया था। जनवरी 2025 में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच द्वारा दायर अवमानना याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। ऊपर से हर बार समय की मांग की जा रही है। इस बीच राज्य सरकार के लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर देने वाली बात यह है कि हाईकोर्ट ने आदिवासी बुद्धिजीवी मंच द्वारा दायर एक और जनहित याचिका पर 4 दिसंबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई है, जिसमें संविधान के 74वें संशोधन द्वारा शामिल किए गए अनुच्छेद 243(z)(c) के प्रावधानों को लागू करने की मांग की गई है। यह संशोधन अनुसूचित क्षेत्रों में अर्बन बस्तियों को राज्य के नगरपालिका कानूनों के दायरे से बाहर कर देता है। जनहित याचिका में नगरपालिकाओं के कामकाज पर रोक लगाने और राज्य के नगरपालिका कानूनों के तहत ऐसे क्षेत्रों में आगे चुनाव कराने पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।